हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 पढ़ेंगे। 36 से 51 आते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 36 से 51। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका यात्रा क्या रही है। सबसे पहले ये डीपीएसपी स्पेन के संविधान में थे। यह विचार, डीपीएसपी का जो विचार था वो स्पेन के संविधान में उत्पन्न हुआ, स्पेन के संविधान में था। स्पेन के संविधान से इसे आयरलैंड ने अपनाया और आयरलैंड के संविधान से इसे भारत ने अपनाया। इस क्रम में ये डीपीएसपी भारत आए और भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे आयरलैंड से अपनाकर संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में रखा, ठीक है। इसी क्रम में हम 36 से 51 तक सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डीपीएसपी को संविधान में लाने का क्या लक्ष्य था? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ये लक्ष्य था। नीति निर्देशक तत्वों का हृदय एक गहरे दर्शन में बसता है। भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। इसका लक्ष्य क्या था? भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। यह केवल राजनीतिक आज़ादी का दस्तावेज नहीं है। डीपीएसपी राजनीतिक आज़ादी का दस्तावेज नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर वास्तविक समानता और कल्याण सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। आगे चलते हैं और अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद क्या 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 है? सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 36 आता है। इसमें अनुच्छेद 36 में क्या है? डीपीएसपी से संबंधित सभी परिभाषाएं हैं। इसमें क्या है दोस्तों? परिभाषाएं हैं। इसके बाद अनुच्छेद 37 आता है। इसमें क्या है? डीपीएसपी को आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते या बाध्य योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? सरकार अगर कोई समाज कल्याण के लिए कोई योजना बनाती है तो वो उसके कर्तव्य होगा। अगर वो नहीं बनाती है तो आप न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ये कानून नहीं बनाया, ये योजना नहीं बनाई। न्यायालय में ये बाध्य योग्य नहीं है, ठीक है। यह सरकार की इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है। इसे आप कानूनी तौर पर लागू नहीं करा सकते। ये सरकार की इच्छा पर, सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं अनुच्छेद 38 की ओर। दोस्तों अनुच्छेदों को वैसे तो हम क्रम में पढ़ते हैं, लेकिन हमने इन अनुच्छेदों को 3 भागों में बांटा है: समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। इन 3 भागों में बांट दिया है। इन तीनों को अलग अलग करके
पढ़ेंगे। दोस्तों अनुच्छेद आगे पीछे हो तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं उसी जगह पर आपको उस अनुच्छेद के बारे में भी बताता रहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 हम पढ़ चुके हैं। 37 में क्या था? 36 में थी परिभाषा, 37 में था न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं है। न्यायालय में कानूनी तौर पर लागू नहीं कराया जा सकता, इस सरकार की इच्छा पर और उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि वो लागू करते हैं या नहीं। 38 में क्या है? लोक कल्याण। 38 में है लोक कल्याण। सरकार जनता का कल्याण करेगी और उनके लिए योजनाएं बनाएगी और राशन कार्ड के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक न्याय जैसी योजनाएं बनाएगी। अनुच्छेद 39 में क्या है? सामान्यता और संसाधन। अनुच्छेद 39 में है सामान्यता, मतलब स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। कहने का मतलब ये है, किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में पुरुष और महिलाएं समान काम करती हैं, पुरुष और महिलाएं समान कार्य करती हैं, तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कहता है स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा और संसाधनों का उचित वितरण किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 39 कै। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। इसमें क्या है? सभी के लिए समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। निशुल्क विधिक सहायता का मतलब है दोस्तों, अगर आपका कोई केस हो जाता है और आप इस योग्य नहीं हैं कि आप वकील कर सकते हैं, तो आपको सरकारी वकील आपके केस को लड़ेगा। निशुल्क विधि की मतलब कानूनी सहायता दी जाएगी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये चीज जोड़ी गई थी। 39 कै। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता प्राप्ति करना। जैसे उदाहरण के लिए है वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों को जैसे साइकिल जैसी सुविधाओं को प्रदान कराएगी सरकार। ये सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है, ऐसी दशाएं जैसे वृद्ध हैं तो उनके लिए पेंशन, विधवा है तो उनके लिए पेंशन, इस तरीके की सुविधाएं प्राप्त कराएगी। किसके अनुसार? अनुच्छेद 41 के अनुसार। इसी क्रम में अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना।
प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का मतलब है, जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उससे कठोर श्रम नहीं कराया जाएगा। किसी भी कार्यालय में कठोर श्रम नहीं कराया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब है कम से कम इतना वेतन दिया जाना चाहिए जिससे उस व्यक्ति का घर चल सके। उदाहरण के लिए जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।